हेलो एवरीवन। आज हम फिर से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने बॉटनी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन जूलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कूफर सेल है, यानी कूफर कोशिका क्या है। कूफर कोशिका हार्मोन का स्राव करने वाली होती है, वसा कोशिका होती है, मास्ट कोशिका होती है या भक्षण कोशिका होती है। यानी कि कुफर कोशिका क्या काम करती है, तो कुफर कोशिका का जो नेचर होता है वो होता है भक्षण कोशिका का, यानी ये फेगोसाइटिक सेल होती है, फेगोसाइटिक प्रवृत्ति की होती है, यानी कि ये भक्षण करती है। नेक्स्ट, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व के शोषण हेतु यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक कारक, वो कहाँ से स्रावित होता है अपने शरीर में। जैसा कि अपन जानते हैं कि अपना शरीर विटामिन बी ट्वेल्व का खुद निर्माण नहीं कर सकता, ये हमें बाहर से ही खाने पीने की चीजों के द्वारा ही लेना होता है। और इस विटामिन बी ट्वेल्व के अवशोषण के लिए अपनी बॉडी में एक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो क्या करता है, इसका अवशोषण करता है। पर ये खुद इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन बी ट्वेल्व का अवशोषण करता है, ये स्रावित कहाँ से होता है, तो इसके लिए अपना जो आमाशय होता है, स्टमक वाला जो एरिया होता है, आमाशय की जो भित्तियां हैं उनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कोशिकाएं क्या करती है, एचसीएल को स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसके अलावा ये इंट्रिंसिक कारक का भी श्रवण करती है, यानी सिक्रेशन करती है, जिसके द्वारा विटामिन बी ट्वेल्व के का एक तरह से अवशोषण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना रहेगा आमाशय की चीप कोशिका, यानी कि आमाशय की चीप सेल, स्टोमक की चीप सेल जो है वो विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी इंट्रिंसिक कारक को रिलीज करती है, स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हेवर्सियन तंत्र यानी हेवर्सियन सिस्टम एक पहचान युक्त लक्षण है। हेवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है, तो हेवर्सियन तंत्र जो है वो पक्षी की अस्थि का भाग नहीं है, सरीसृप की अस्थि का भी भाग नहीं है, ये पाया जाता है स्तनधारी की अस्थि में, यानी कि मेमेलियन बोन्स में पाया जाता है हेवर्सियन तंत्र। मेमेलियन बोन में जो बोन होती है, उस बोन के आउटर रीजन में, यानी बोन के बाहर वाले एरिया में एक ऐसा तंत्र होता है, नलिकाओं का ऐसा जाल होता है जिसमें कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिनमें कि रक्त का जो आवागमन है वो होता है, यानी कि तंत्रिका संचरण और रक्त का जो संचरण होता है वो अस्थि के बोन के बाहरी इलाके में होता है, बाहर वाले एरिया में होता है। इसी को कहते हैं हेवर्सियन तंत्र, जो कि मैमल्स का यानी स्तनधारियों का एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कशेरुदंड में गर्दन से लेकर श्रोणि क्षेत्र तथा कशेरुकाओं तक कशेरुकाओं का सही अनुक्रम है। मनुष्य में जैसे कि अपन जानते हैं, गर्दन के ऊपर वाले भाग से, गर्दन से जो होता है कशेरुदंड स्टार्ट होता है, तो वहां से लेकर के, गर्दन से लेकर के श्रोणि क्षेत्र तक कशेरुकाओं का सही अनुक्रम, तो सही अनुक्रम सबसे पहले गर्दन की जो कशेरुकाई होती है उनको कहते हैं सर्वाइकल। उसके बाद में चेस्ट वाले रीजन में जो है, जो कशेरुकाई होती है उनको कहेंगे अपन थोरेसिक। उसके बाद में आ जाती है लंबर या लुम्बर कशेरुकाएं, और सबसे लास्ट में होती है पेल्विक, या इन्हीं को सेक्रल भी कहते हैं। तो जो राइट आंसर रहेगा अपना, इसका सीक्वेंस जो सही रहेगा वो रहेगा ए में, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर या लुम्बर और पेल्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल ब्लैडर का संकुचन होता है। गोल ब्लैडर यानी कि जो पित्ताशय है उसका कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि उसका संकुचन किसके द्वारा होता है, तो इसके संकुचन के लिए जो उत्तरदायी कारक होता है वो होता है अपना कोलिसिस्टोकाइनिन। राइट आंसर रहेगा बी, कोलिसिस्टोकाइनिन जो है गोल ब्लैडर के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है। एडीएच की कमी से होता है, एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन या एडीएच जो है ये क्या करता है, ये अपने यूरिन के निर्माण के दौरान यूरिन में से अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है। तो एडीएच क्या करेगा, ये जल का अवशोषण करता है, यानी कि पानी को वापस सोखता है यूरिन में से। और इससे क्या होता है, यूरिन में यानी कि मूत्र के साथ में ज्यादा जल की हानि नहीं होती। लेकिन अगर एडीएच की, वेसोप्रेसिन की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मूत्र निर्माण के दौरान यूरिन में से जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पाएगा,
और जल का पुनः अवशोषण कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जल यूरिन के साथ में ज्यादा निष्कासित होगा, और यूरिन के साथ में जल ज्यादा निष्कासित होगा तो मूत्र की मात्रा, मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा। तो कमी से क्या होगा, मूत्र की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इसी को अपन कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कहा जाता है। इसमें जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्तनधारी के अंडा में अधिक यॉक होती है, यह है, यानी कि जो मैमल्स होते हैं उनमें ज्यादा यॉक किस में होता है। तो सबसे पहली बात करें अपन कि जो भी जलीय स्तनधारी होते हैं या कुछ ऐसे प्राणी होते हैं उनमें जो होता है, क्या होता है कि यॉक की जो मात्रा होती है वो मीडियम सी रहती है। मैमल्स जो होंगे, मैमल्स में क्या होता है, यॉक की मात्रा इनके एग में बहुत ही कम होती है, यानी कि अपीत की अंडे होते हैं, यानी कि यॉक बिल्कुल नहीं होता उसमें। कुछ में जो होता है इसमें मध्यम पीत की रहेगा। प्रोटोथीरिया जो होते हैं अपने, प्रोटोथीरिया जिसमें कि आते हैं बर्ड्स वगैरह, पक्षी वगैरह जो आते हैं, इनमें यॉक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इनके जो एग्स होते हैं इनमें यॉक सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ये अतिपीत की अंडे होते हैं इनके। ई कोलाई में लिंकेज ग्रुप की संख्या, ई कोलाई या इस्चेरियाई कोलाई, ई कोलाई या इस्चेरियाई कोलाई में लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी होंगी। तो लिंकेज ग्रुप क्या होता है कि एक जोड़ी गुणसूत्र, जिनको कि समजात जोड़ी गुणसूत्र कहते हैं अपन, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, इन समजात गुणसूत्रों पर समान स्थिति पर जो जीन पाए जाते हैं वो समान लक्षणों वाले होते हैं, यानी कि एक समान जीन। जैसे ये एक जोड़ी गुणसूत्र है जिनको अपन समजात गुणसूत्र कह रहे हैं, ये समजात गुणसूत्र है, समान लक्षणों वाले गुणसूत्र है। तो इन पर जो जीन होंगे समान स्थिति पर समान प्रकार के जीन होंगे। ये जीन जिस कार्य के लिए होगा ये जीन भी इस कार्य के लिए होगा, ये जीन जिस कार्य के लिए होगा दूसरा यहाँ पर जो जीन होगा उसी समान स्थिति पर वो भी उसी सेम कार्य के लिए होगा। और ये जो समजात गुणसूत्रों के जो समान स्थिति पर पाए जाने वाले जीन होते हैं या एलील्स होते हैं, इनको लिंकेज ग्रुप ऑफ जीन या लिंकेज ग्रुप ऑफ एलील्स कहते हैं। इनकी जो वंशागति होती है वो एक साथ होती है अगली पीढ़ी में, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर को छोड़ के, क्रॉसिंग ओवर वाले जीनों को छोड़ दे तो ये जो लिंकेज ग्रुप होते हैं एक साथ वंशागत होते हैं। अभी अपन बात करें कि ई कोलाई में, तो ई कोलाई में होता क्या है कि ई कोलाई में तो गुणसूत्र ही एक ही होता है, यानी उसमें क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या ही एक ही होती है। जब इसमें कोई समजात गुणसूत्र ही नहीं बनते, गुणसूत्र ही एक होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, लिंकेज ग्रुप की संख्या भी एक ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जोड़े का जैविक रूप से विवाह उपयुक्त नहीं है, यानी कि कौन से जोड़े का शादी करना या विवाह करना सही नहीं रहता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके लिए वो रहेगा बी, RH पॉजिटिव मैन यानी कि आदमी और RH नेगेटिव जो महिला होती है, औरत होती है, इनका विवाह करना उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि अगर मैन में पॉजिटिव होगा और वुमेन में नेगेटिव होगा तो ऐसी स्थिति में जो महिला में भ्रूण का निर्माण होगा, पहला जो शिशु, पहली जो संतान उत्पन्न होगी, उस संतान के निर्माण के दौरान उसमें RH पॉजिटिव आएगा मैन से और वुमेन से RH नेगेटिव। तो पहली संतान तो उसकी सही हो जाएगी, लेकिन पहली संतान के दौरान कुछ जो है RH पॉजिटिव जो मेन वाले थे एंटीबॉडीज, ये जो है उसकी RBC के साथ में जुड़ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जब वो महिला दूसरी संतान उत्पन्न करेगी तो ये उसके लिए घातक होगा, यानी कि RH पॉजिटिव आदमी या मेन और RH नेगेटिव जो वुमेन होती है उनका विवाह उपयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, औद्योगिक अतिकृष्णता जैसे कि पेपर्ड मोथ में देखी गई है, से सिद्ध होता है कि औद्योगिक अतिकृष्णता का मतलब है कि जहां जब औद्योगिक क्रांति हुई थी या जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा होते हैं वहां पर उन उद्योगों की जो भी धुआं वगैरह होती है उनकी वजह से वहां पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां व जीव जंतु होते हैं उस पर एक काले रंग की परत जमा हो जाती है, जिसको औद्योगिक अतिकृष्णता कह सकते हैं अपन। इसे पेपर्ड मोथ में देखा गया। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक काले अतिकृष्ण मौत एक पुनरावर्तक यादृच्छिक उत्परिवर्तन से पैदा होता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ए, यानी कि जो वास्तविक रूप से मेलेनिज्म मिला था, मेलेनिक जो मौत थे, वो एक आवर्ती के रूप में पुनरावर्त यानी बार बार आवर्ती हुई
उनकी और यादृच्छिक रूप से उत्परिवर्तन की वजह से पैदा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जनसंख्या एक समूह है। जनसंख्या किसका समूह होता है? तो अगर अपन किसी भी एक पारितंत्र में बात करें तो सबसे छोटा जो समूह होता है, एक समान जीवों का एक समूह होता है, उसको अपन कहते हैं जाति या स्पीसीज। जाति या स्पीसीज क्या होता है? सबसे छोटा ग्रुप होता है जिसमें समान प्रकार के जीव पाए जाते हैं। समान जीवों का समूह क्या होगा? जाति। और जातियां जो है वो मिलकर के क्या बनाती है? वो बनाती है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। जातियों के समूह को क्या कहेंगे अपन? जनसंख्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। और फिर जनसंख्या जो है वो एक समाज का निर्माण करता है, एक कम्युनिटी बनाता है। यानी कि जनसंख्या से क्या बन जाएगा? जनसंख्या से बनेगी कम्युनिटी। और बहुत सारे जो कम्युनिटीज होंगी यानी कि समाज होंगे, समुदाय होंगे, वो समुदाय मिलके क्या बनाएंगे? किसी पारितंत्र का निर्माण करेंगे। तो एक पारितंत्र के जो घटक होते हैं, सबसे छोटा जाति, उसके बाद में जनसंख्या, फिर समुदाय और फिर पारितंत्र एक तरह से। तो जनसंख्या किसका समूह होता है? जनसंख्या जो है वो जातियों का समूह होता है, स्पीसीज का समूह होता है। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति। नामकरण में नामों का मतलब है। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति जो दी थी वो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। पहली चीज तो अपन बात करें, कैरोलस लीनियस ने सभी जीव जगत के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों या जंतुओं के लिए उनके नाम, उनका जो नामकरण किया गया था, तो उस दौरान उनको वैज्ञानिक नाम जब दिया गया, वैज्ञानिक नामों के लिए द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी। और कैरोलस लीनियस की इस पद्धति का मतलब ये था कि सभी सजीवों का जो नाम होगा वो दो शब्दों से मिलकर बनेगा। यानी कि उसमें दो वर्ड होंगे, दो शब्द होंगे, और दो शब्दों में एक जो शब्द होगा वो उसके वंश को बताएगा और दूसरा जो होगा वो उसकी जाति को बताएगा। यानी कि एक वंश का शब्द होगा, दूसरा उसकी जाति का होगा, दोनों को मिला करके उसका एक वैज्ञानिक नाम बनेगा। ये द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस की थी। यानी कि एक वंशीय शब्द होगा इसमें और दूसरा जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है। प्रोटोजोआ संघ का जो वर्गीकरण किया गया वो किस पर आधारित था, किसके आधार पर किया गया? तो इसका राइट आंसर अपने लिए होगा लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि प्रचलन अंगों के आधार पर। चलन अंग जो है, गमनांग जिनको कह सकते हैं अपन, गमनांग, चलन अंग या प्रचलन अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ को वर्गीकृत किया गया, विभाग अलग अलग जो है उसको बांटा गया। वर्तमान मनुष्य धरती पर कब आया? वर्तमान प्रेजेंट जो, एट प्रेजेंट जो मॉडर्न जो मैन है अपना, जिसको अपन होमोसेपियंस कहते हैं, होमोसेपियंस धरती पर सबसे पहले कब आया? तो होमोसेपियंस धरती पर जो आया था वो लगभग 0.3 मिलियन वर्ष पूर्व। राइट आंसर रहेगा आपका बी, 0.3 मिलियन वर्ष पूर्व या 3 लाख वर्ष पूर्व आया। नेक्स्ट है, सरीसृप और पक्षी के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी सरीसृप और पक्षियों को, रेप्टाइल्स और बर्ड्स को जोड़ने वाली योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कौन है? वो है आर्क्योप्टेरिक्स। राइट आंसर रहेगा आर्क्योप्टेरिस। आर्क्योप्टेरिस में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो रेप्टाइल से मिलते हैं और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि पक्षियों से मिलते हैं। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का यांत्रण किसके टेडपोल की घटना है? तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को ही अपन कहते हैं प्रतिगामी का यांत्रण। प्रतिगामी का यांत्रण किसके टेडपोल में देखने को मिलता है? सबसे पहले अपन बात करें कि प्रतिगामी का यांत्रण यानी रिट्रोग्रेसिव का यांत्रण है क्या, मेटामॉर्फोसिस क्या है? तो जब किसी, अपन देखते हैं कि लार्वा से वयस्क बनता है, उसको अपन कायांतरण कहते हैं। और लार्वा से जब वयस्क बनता है तो वयस्क में कुछ विकसित लक्षण डेवलप होते हैं, लेकिन जब इसका उल्टा हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, लार्वा में जो लक्षण होते हैं और लार्वा से जब वयस्क का निर्माण हो, तो वयस्क के जो लक्षण है, एडल्ट के जो लक्षण है वो लार्वा से भी कम विकसित हो, यानी लार्वा के कुछ विकसित लक्षणों का लोप हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रतिगामी कायांतरण। और ये देखने को मिलता है हर्डमानिया में। हर्डमानिया में क्या होता है, उसका जो लार्वा होता है उस लार्वा में कुछ कोडेट्स के लक्षण होते हैं, विकसित लक्षण, जैसे कि तंत्रिका रज्जुक है, नोटोकोड है,
लेकिन ये क्या होते हैं, जब वो वयस्क बनता है टेडपोल, उसका कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, तो वयस्क में अनुपस्थित होते हैं, इनकी उनका लोप हो जाता है, इसको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक व वाणिज्यिक विधि कहलाती है। मधुमक्खी पालन का कॉमर्शियल मेथड जो है उसको कहते हैं अपन एपीकल्चर। मादा एनाफ्लीज मच्छर उस पैथोजन का वाहक है जो कारक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर वाहक होता है किसी रोग कारक का, पैथोजन का, और वो रोग कारक है प्लाज्मोडियम। एक मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है उसकी लार में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम को मनुष्य तक पहुंचाता है, और वो प्लाज्मोडियम जो पैथोजन है वो मनुष्य में जाकर के रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है वो? येलो फीवर नहीं करेगा, फाइलेरियसिस भी नहीं करेगा, मलेरिया और डेंगू, तो वो करता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम लार्वा जो मादा एनाफ्लीज की लार से जाता है वो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, तो ये मलेरिया का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में रोगजनक नहीं है? तो मनुष्यों में जो रोगजनक है ये एंट अमीबा की और एक प्लाज्मोडियम ओवल, इनकी जो प्रजातियां हैं इनमें बाकी सबसे डिजीज होती है, सारे डिजीज कोजिंग है। एंट अमीबा जिंजीफेलिस को नॉन पैरासाइटिक, नॉन पैथोजेनिक मानते हैं, यानी कि ये रोग उत्पन्न नहीं करता। निम्न में से कौन सी आंख की बीमारी बैक्टीरिया से होती है? बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज, आंख के लिए बैक्टीरियल डिजीज है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, आंख से संबंधित आई डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीडीटी किसका रूप है? डीडीटी जिसकी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि कीटनाशक है, यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए काम में ली जाने वाली केमिकल है। और वर्तमान में ये पोल्यूशन के लिए यानी प्रदूषण के लिए विख्यात है। तो आज की क्लास में अपन ने कुछ जूलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।